आज महेश और श्रुति की शादी हुई थी। दोनों का ये लव मैरिज था और दोनों अपनी शादी से बहुत खुश थे। महेश का ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से गाड़ी कई बार डिसबैलेंस भी हो रही थी। तभी महेश उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी की पहली ही रात है, मरवा दोगे क्या? थोड़ा धीमे चलाओ। अरे साहब, ये जो शॉर्टकट आपने बताया है वो एक भूतिया मंदिर से होकर गुजरता है और कहते हैं उस मंदिर के आसपास डायन भटकती है जो आने जाने वाले को अपने वश में कर लेती है या उनके साथ ही चल देती है। वाह, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन अफसोस ऐसी कहानियां बहुत सुनी है, तो अब ये सब मुझे बचकानी लगती है। तभी श्रुति उसे रोकते हुए कहती है, महेश, तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है। ऐसे सुनसान जगहों पर इस तरह भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाया करते। देख लिया ड्राइवर भैया, तुम्हारी वजह से अब मैडम से डांट पड़ रही है मुझे। तभी गाड़ी उस भूतिया मंदिर से गुजरने लगती है और ठीक उसी वक्त न जाने गाड़ी को क्या हो जाता है कि गाड़ी अपने आप धीमी होकर बंद पड़ जाती है। ओहो, ये क्या कर रहे हो यार? अगर ये सब तुम हमें डराने के लिए ऐसा कर रहे हो तो याद रखना, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे क्या सरकार, आप भी डर के मारे मेरी खुद की जान हलक में अटकी पड़ी है। ऐसे में हम आपको डराने का सोच भी कैसे सकते हैं? ना जाने गाड़ी को यहीं आकर क्यों बंद होना था। वैसे तुमने बताया था ये कोई मंदिर है ना? वैसे किस भगवान की यहाँ पूजा होती है? बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मंदिर काल भैरव का है। नए नवेले शादीशुदा लोग अपने दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप माने ही नहीं। अरे वाह, अगर ये कोई मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए, तब तो हमें जाना चाहिए। महेश, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम इस वक्त आधी रात को मंदिर जाएंगे? अच्छा, तो मतलब तुम नहीं चाहती हो कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, मगर मगर कुछ नहीं। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अरे मेरे मालिक, मत जाइए, वो डायन इसी के इंतजार में रहती है। महेश उस ड्राइवर की बातों को एकदम से नकार कर श्रुति के साथ कार से उतरता है और मंदिर की तरफ चला जाता है। उसकी नजर मंदिर के दरवाजे पर पड़ती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई 500 साल पुराना दरवाजा हो, क्योंकि उस पूरे दरवाजे में जंग लगा था। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए मैडम, अंदर चलकर देखते हैं। महेश, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मेरी बात समझो। श्रुति महेश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महेश नहीं रुकता और अंदर चला जाता है। लेकिन तभी श्रुति को याद आता है कि उसके बाबा ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था, जो कि उसके बैग में है। महेश, याद है बाबा ने दुआ के तौर पर हमें ताबीज दिया था? मुझे लगता है हमें वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी से उसे लेकर आओ, तब तक मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इतना कहता हुआ महेश मंदिर के अंदर चला जाता है। श्रुति को उस वक्त एक अजीब सा साया अपने आसपास महसूस हो रहा था। इस वजह से वो धीमे धीमे डरते हुए वापस गाड़ी की तरफ लौटने लगती है। दूसरी तरफ महेश बिना किसी की परवाह किए मंदिर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो पूजा घर की तरफ बढ़ता है। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होता है, मंदिर की घंटियां
अपने आप आपस में टकराना शुरू कर देती है, जैसे आरती में होता है। उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये घंटियां आपस में कैसे टकरा रही है? तभी उसकी नजर मंदिर की मूर्तियों पर पड़ती है। अरे, ये मंदिर है या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोई दीप जल रहा है और ना ही किसी भी भगवान की कोई मूर्ति है। महेश खुद से ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से श्रुति आवाज देती है, महेश, डार्लिंग इधर आ जाओ। महेश तुरंत पीछे पलटता है। श्रुति अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। अरे मेरी जान, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसाओगे या पास भी आओगे? अरे क्यों नहीं मेरी जान, अभी आता हूँ। महेश श्रुति से जाकर गले लगता है। श्रुति उससे कहती है, महेश, क्या तुम भूल गए? आज हमारी सुहागरात है। अरे ये भी कोई भूलने की बात है भला? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा तुम में बेचैनी है सुहागरात मनाने की। बेचैनी क्यों नहीं होगी? क्या सुहागरात अकेले तुम्हारी है? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर हमारी स्पेशल नाइट को एंजॉय करते हैं। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकी है। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। फिर क्या खाक की रह जाएगी सुहागरात? तो फिर यही इसी मंदिर में हम आज सुहागरात मनाएंगे। महेश श्रुति को अपनी बाहों में लेता है और उसके साथ हम बिस्तर होने लगता है। लेकिन तभी महेश की नजर ऊपर टंगे कांच के झालर पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश को तेज झटका लगता है। उसे श्रुति के शरीर की जगह एक चुड़ैल की डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आ रहा था, जबकि असलियत में वो श्रुति थी। महेश को समझ आता है कि वो अपनी सुहागरात श्रुति के साथ नहीं बल्कि किसी चुड़ैल के साथ मना रहा है। तू कौन है? छोड़ मुझे, तू तो एक चुड़ैल है। महेश उस चुड़ैल से हटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और धीरे धीरे उसे तेज दर्द भी होने लगता है। उसे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब वो थक कर मर जाएगा। वो चुड़ैल जिसने श्रुति का रूप लेकर महेश को अपने जाल में फंसाया था, वो अब फिर से अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। बहुत समय बाद मुझे कोई मर्द मिला है। अब मेरे हवस की प्यास बुझा कर रहूंगी। महेश दर्द से तड़पने लगता है। खुशकिस्मती से तभी वहां श्रुति पहुंच जाती है। महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? श्रुति महेश को उस चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होता देख लेती है। वो तुरंत अपनी ताबीज को महेश की तरफ फेंकती है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है और महेश को आजाद कर देती है। फिर महेश और श्रुति भागते हुए गाड़ी की तरफ आते हैं, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। शुरू में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पर दुआ करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो सब वहां से तेजी से निकल जाते हैं। जब वो इलाका खत्म होता है, तब महेश श्रुति को सब कुछ बताता है और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहता है, साहब, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था। आप लोग शहरी हैं, आपको यहाँ की सच्चाई नहीं मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले और यहाँ रहने वाले ये बात जानते हैं कि यहाँ हवस की भूखी चुड़ैल रहती है, जो यहाँ मिलने वाले मर्दों को सुंदर कन्या और उनकी पत्नी के रूप में दिखती है और उनके साथ अपनी सुहागरात मनाती है और फिर उन्हें मार कर
इसी मंदिर के छत पर लटका देती है। कहते हैं इस चुड़ैल की अपनी सुहाग रात अधूरी रह गई थी, जिस वजह से ये आज भी अपनी सुहाग रात पूरी करना चाहती है, लेकिन आज तक कर नहीं पाई। इसीलिए यहाँ से गुजरने वालों पर आज भी अपनी नजर गड़ाए रखती है। हर गांव की तरह हमारे गांव में भी एक पुलिस चौकी थी, जहां 2-4 पुलिस वाले काम करते थे। उन्हें ज्यादा काम नहीं होता था, क्योंकि गांव में गुनाह कम होते थे। पर एक रात एक पुलिस वाले ने गलती से एक चुड़ैल को बंदी बना लिया और चौकी ले गया। उसके बाद सारे पुलिस वालों पर चुड़ैल का कहर बरसा। उसने पूरा पुलिस थाना तहस नहस कर दिया और सारे पुलिस वालों को मार डाला और जाते जाते उनकी आत्माओं को शाप दे दिया कि जब तक तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं, तब तक तुम इस चौकी में कैद रहोगे। गांव वालों को लगा कि वो पुलिस चौकी बंद हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भूतिया पुलिस बरसों से किसी के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। रात के समय एक शराबी नशे में चौकी की तरफ आ रहा था। वो चौकी के नजदीक आया और सीढ़ियों पर गिर गया। उसके आते ही चौकी के अंदर लाइट चालू हो गई और दरवाजा खुल गया। शराबी ने देखा कि अंदर एक शराब की बोतल थी। वो उसे लेने के लिए अंदर भागा और दरवाजा बंद हो गया। शराबी ने बोतल उठाई और जल्दी से पीने लगा। पूरी बोतल खत्म करने के बाद उसने अपनी चारों तरफ देखा तो वो डर गया। सभी तरफ पुलिस वालों की लाशें पड़ी हुई थी और चौकी का बुरा हाल था। अचानक सभी पुलिस वाले जिंदा होने लगे। ये सब देखकर शराबी और भी डर गया। सभी पुलिस वालों ने शराबी को घेर लिया। उनमें मोटा, छोटा और लंबा, ये 3 पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों की हालत बहुत भयानक थी। सबके कपड़े फटे हुए और शरीर सड़ चुके थे। डरना बंद करो। अगर हम जैसा कहते हैं वैसा करोगे तो तुम्हें ढेर सारी शराब पीने को मिलेगी। तुम्हें बाहर जाकर गांव में चोरी करनी होगी और उसके बाद गांव वाले हमें बुलाएंगे। फिर तो तुम मुझे जेल में डाल दोगे ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जाओ। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल के बहुत मारेंगे। चौकी का दरवाजा खुला और शराबी बाहर भाग गया। शराबी के जाते ही छोटा पुलिस वाला उसके पीछे भागने लगा, पर दरवाजे में जाते ही उसे शॉक लगा और अंदर गिर गया। क्या ये हमें बाहर निकालेगा? वो डरा हुआ है, वो जरूर हमारा काम करेगा। शराबी डरता भागता हुआ गांव में आया और एक घर में घुसने लगा। घर में अंधेरा था। वो खिड़की से अंदर गया और चोरी करने लगा। उसकी आवाज से घर वाले जाग गए। यहाँ पुलिस चौकी में बहुत सालों बाद फोन बजा। हेलो, हमारे यहाँ चोर घुसा है, आप जल्दी आइए। लंबे पुलिस वाले के फोन रखते ही चौकी का दरवाजा खुला। छोटे पुलिस वाले ने बाहर कदम रखा तो उसे कुछ नहीं हुआ। उसे देखकर सारे पुलिस वाले खुशी से दौड़कर बाहर आ गए। अब हम आजाद हो गए। अब चलो गांव वालों की नींद हराम करते हैं। और वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। तीनों पुलिस वाले चोरी वाले घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोटे पुलिस वाले ने उसे लात मार के अंदर गिरा दिया। तीनों पुलिस वाले अंदर घुस गए। उस भूतिया पुलिस को देखकर वो आदमी और उसकी बीवी बहुत डर गए। वो शराबी घर के एक कोने में बंधा हुआ था। वो आदमी और औरत चिल्लाते हुए घर में यहाँ वहाँ भागने लगे। मोटे पुलिस वाले ने छोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर आदमी के पीठ पर दे मारा और जोर जोर से हंसने लगा। छोटे पुलिस वाले ने भी मोटे पुलिस वाले का सिर उठाकर औरत पर दे मारा। आदमी और औरत दोनों ही नीचे गिर गए। लंबे पुलिस वाले ने अपनी गर्दन
लंबी की और दोनों को उसमें जकड़ लिया। इतनी बरसों की तड़प थी, आज पूरी हो गई। इतना कह के उसने अपनी गर्दन से उन दोनों को दबाना शुरू कर दिया। दोनों ही दर्द के मारे जोरों से चिल्लाने लगे। उनके मुंह और कान से खून बहने लगा और धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। उनके मरने के बाद उस पुलिस वाले ने गर्दन की पकड़ ढीली कर दी और वो दोनों नीचे गिर गए। तुम दोनों अपना अपना सिर वापस लगा लो, और भी घर बचे हैं। जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया। अब मुझे शराब देकर जाने दो। जरूर जाने देंगे। इतना कहकर वो छोटा पुलिस वाला उस शराबी के पास गया और उसका सिर उखाड़ने लगा। शराबी की गर्दन से खून बहने लगा और दर्द के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। उस पुलिस वाले ने उसका सिर उखाड़कर अपने शरीर पर लगा लिया। मुझे अपना चेहरा पसंद नहीं था। इतने में उस मोटे पुलिस वाले का सिर उड़ता हुआ आया और बोला, मुझे भी अपना शरीर पसंद नहीं। उस मोटे पुलिस वाले ने अपना सिर उसके शरीर पर चिपका दिया। तीनों पुलिस वाले घर से बाहर निकले और गांव के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाने लगे, चोर चोर, भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो, चोर चोर, भागो भागो। उनकी आवाज सुनकर बहुत से लोग बाहर आए और उन पुलिस वालों को देखकर डर गए। आज इस पूरे गांव को ही खत्म कर देते हैं। इतना कह के वो तीनों पुलिस वाले गांव वालों पर टूट पड़े और सभी को एक एक करके मारने लगे। एक रात डॉक्टर फ्रेडी अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लैब में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। वो बहुत ही ध्यान लगाकर उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। उनका चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और सर गंजा था। वो बड़ी ही सावधानी से एक गुलाबी रंग के मिश्रण और एक हरे रंग के मिश्रण को अपने दोनों हाथों से हिला रहे थे। अब इन दो मिश्रणों के मिक्स होते ही मेरा प्रयोग सफल हो जाएगा और मेरा जला हुआ चेहरा फिर से पहले की तरह दिखने लगेगा। मिश्रण अच्छी तरह से हिलाने के बाद उन्होंने दोनों मिश्रणों को नीचे टेबल पर रख दिया और अपने मुंह से कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही उनका जला हुआ भयानक चेहरा सामने आया। डॉक्टर फ्रेडी ने दोनों रंगों के मिश्रणों को उठाया और बहुत सावधानी और धीरे से हरे मिश्रण को गुलाबी मिश्रण में डालने लगे। डॉक्टर फ्रेडी जब मिश्रण डाल रहे थे तब अचानक लैब की खिड़की खुली और डॉक्टर फ्रेडी डर गए। डरने के कारण उनका ध्यान भटका और वो हरे रंग का मिश्रण उनके दोनों हाथों पर गिर गया। वो उबलता हुआ मिश्रण हाथों पर गिरने के कारण उनकी उंगलियां जलने लगी और उंगलियों से धुआं निकलने लगा। डॉक्टर फ्रेडी और भी ज्यादा डर गए। उनको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर पानी के नीचे अपनी उंगलियां धो ली, पर कुछ असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की सारी चमड़ी जल गई और अंदर की हड्डियां दिखने लगी। उनका पूरा हाथ चेहरे की तरह बदसूरत दिखने लगा। अरे ये क्या हो गया? अब मैं इसे ठीक कैसे करूंगा? इस हरे मिश्रण ने तो मेरी पूरी चमड़ी ही जला दी। डॉक्टर फ्रेडी बहुत ही उदास हो गए क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। पर अचानक उनकी नजर गुलाबी मिश्रण पर पड़ी और उनके दिमाग में एक तरकीब आई। अगर ये गुलाबी मिश्रण मेरे काम आ जाए तो शायद मेरा हाथ ठीक हो सकता है। मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। डॉक्टर फ्रेडी ने अपने कांपती हुए उंगलियों से गुलाबी मिश्रण को उठाया और अपने हाथों पर डाल दिया। उनकी जली हुई उंगलियों से फिर से धुआं निकलने लगा, पर इस बार उन्हें जलन नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद उनकी उंगलियों की चमड़ी फिर से आने लगी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग नहीं दिखेगा।
पर डॉक्टर फ्रेडी ने देखा कि उनके दोनों हाथों के नाखून अब किसी चाकू की तरह लंबे, मोटे और नुकीले लग रहे थे। डॉक्टर फ्रेडी अपने नाखूनों को देखकर खुश होने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो क्या हो गया? अब ये नाखून ही मेरे सबसे खतरनाक हथियार बनेंगे। अगली रात को एक आदमी रास्ते पर चल रहा था। बहुत रात होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा था। वो धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई खड़ा हुआ दिख रहा था। कौन है? कौन है वहाँ? अचानक उस आदमी को दो हाथ दिखने लगे जिनके उंगलियों पर बड़े बड़े चाकू जैसे नाखून थे। वो आदमी बहुत डर गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। अगली सुबह पुलिस को उस आदमी की लाश उसी सड़क पर पड़ी हुई मिली। उसका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को जब उसकी लाश मिली तब उसके चेहरे पर 5 होल थे जिससे खून बह रहा था। वो होल किसी नुकीली चीज से बनाए गए थे और उसी से उस आदमी की मौत हुई थी। ऑफिसर कुमार इस मर्डर की जांच कर रहे थे। क्या आसपास कोई मर्डर वेपन मिला या कोई और सुराग? नहीं सर, पूरा एरिया छान मारा, कहीं पर भी कोई वेपन या सुराग नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर कुमार को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हत्या किस हथियार से की गई थी, क्योंकि आसपास कोई भी मर्डर वेपन नहीं था। ऑफिसर कुमार और उनकी टीम ने पूरे 2 दिन तक इन्वेस्टिगेशन की, पर उनके हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगा। 2 दिन बाद फिर रात को एक औरत की उसी सड़क पर हत्या की गई। ऑफिसर कुमार और उसकी टीम वहां पर जांच करने के लिए पहुंची। ऑफिसर कुमार ने देखा कि इस औरत के चेहरे पर भी वैसे ही 5 होल थे और उनसे खून बह रहा था। पर इस बार एक बात अजीब और चौंका देने वाली थी। उस औरत के माथे पर जो होल था उसमें कुछ फंसा हुआ था। ऑफिसर कुमार ने वो चीज निकालकर देखी और उस पर से खून साफ करके उसे ध्यान से देखने लगा। आखिर ये चीज है क्या? लगता है इसी नुकीली चीज से इस औरत की हत्या हुई है। सर, ये तो किसी के नाखून की तरह दिख रहा है। पर ये किसी जानवर का नाखून नहीं लगता। ये जरूर किसी इंसान का नाखून है। पर सर, किसी आदमी का नाखून इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही हमें पता लगाना होगा। ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये नाखून बीच से नहीं टूटा बल्कि उंगली से अलग हो गया है। एक काम करो, इसे टेस्टिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेजो और इस पर जो खून है उसका डीएनए वेरीफाई करो। फिर हमारे डेटा में ये किससे मैच करता है वो देखते हैं। एक सुबह जब ऑफिसर कुमार पुलिस स्टेशन में बैठे थे तब हवलदार हाथ में एक फाइल लेकर भागते हुए आया। सर, वो नाखून किसका है वो पता चल गया। कौन है वो? सर, एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर फ्रेडी नाम है उनका। चलो उनके घर। ऑफिसर कुमार और हवलदार स्टेशन से सीधे डॉक्टर फ्रेडी की लैब में पहुंचे। वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लैब पर ताला लगा हुआ था और डॉक्टर फ्रेडी वहां नहीं थे। सर, लगता है उन्हें हमारे आने के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए भाग गए। नहीं, वो भागा नहीं होगा, अगले मर्डर की तैयारी कर रहा होगा और उसका मर्डर पैटर्न ध्यान में रखते हुए मर्डर आज रात को ही होगा। पर कहां? उसी सड़क पर जहां पहले 2 मर्डर हुए थे। पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे सर? हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हम एक ट्रैप लगाकर उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। किस टाइप का ट्रैप सर? सुनो, आज रात तुम उस सड़क पर खड़े रहोगे। जैसे ही वो डॉक्टर फ्रेडी तुम्हें मारने आएगा मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा, ठीक है? यस सर, पर इससे मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा ना? तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो अब। ऑफिसर कुमार और हवलदार वहां से चले गए
रात हो गई। वो हवालदार प्लान के मुताबिक उस सड़क पर जाकर खड़ा हो गया और ऑफिसर कुमार थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर छिप गया। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। दूर से सिर्फ जंगली जानवरों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। अचानक हवालदार को उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में कोई चलकर उसी की तरफ आ रहा था। जब वो आदमी रोशनी में आया तो हवालदार ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेडी ही है। डॉक्टर फ्रेडी के भयानक नाखून और बदसूरत चेहरा अंधेरे में और भी खूंखार लग रहे थे। हवालदार थोड़ा डर गया और पीछे पीछे जाने लगा। यहाँ ऑफिसर कुमार ने देखा कि डॉक्टर फ्रेडी वहां आ चुके थे, इसीलिए वो भी हवालदार की तरफ भागा। ऑफिसर कुमार वहां पहुंचे इससे पहले डॉक्टर फ्रेडी ने अपने दोनों हाथों के नाखून हवालदार की छाती में घुसाए और झट से बाहर निकाले। हवालदार की छाती में 9 छेद हो गए क्योंकि डॉक्टर फ्रेडी का एक नाखून पहले ही टूट चुका था। सारे छेदों से खून बहने लगा और हवालदार नीचे गिर गया। इतने में ऑफिसर कुमार वहां पर पहुंचा और उसने अपनी बंदूक निकालकर डॉक्टर फ्रेडी पर फायर किया। डॉक्टर फ्रेडी को सीने में गोली लगी और वो वहीं नीचे गिरकर मर गया। जैसे ही वो मरा, उसके सारे नाखून उसकी उंगली से अलग होकर नीचे गिर गए। ऑफिसर कुमार वहीं हवालदार के बगल में खड़ा होकर फोन पर एम्बुलेंस वाले को बुला रहा था। वो भी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसने डॉक्टर फ्रेडी जैसा इंसान नहीं देखा था। डॉक्टर फ्रेडी के मरने के बाद आखिरकार मौत का वो भयानक मंजर खत्म हुआ। इस कहानी की शुरुआत एक कॉल सेंटर में हुई थी। महेश नाम का एक आदमी था। उसकी खासियत थी कि वो कई आवाजों में बातें कर सकता था। वो अपने हर क्लाइंट से अलग आवाज में बात करता। हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो सर, दिस इज महेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसके इस वॉइस ओवर की कला से वो कॉल सेंटर में काफी मशहूर था। महेश का बॉस उसे काफी पसंद करता था। वेल डन महेश, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे प्रमोशन की बात करता हूँ। प्रमोशन की बात सुनकर महेश बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद महेश का प्रमोशन हो गया। अब वो एक आम टेलीकॉलर नहीं था, बल्कि वो एक सोशल मीडिया वॉइस एग्जीक्यूटिव था। अब उसका काम इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से बात करना था। महेश जिस कंपनी के लिए काम कर रहा था वो एक साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ कंपनी थी। यहाँ महेश को लोगों से बात करके उनकी मदद करनी थी और इसलिए महेश को 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई थी। रात के लगभग 1 बजे थे। महेश इंस्टाग्राम पर लाइव था। तभी उसे किसी जतिन का मैसेज आया। लिखा था आई नीड हेल्प। महेश ने तुरंत जतिन को इंस्टाग्राम से वीडियो कॉल किया। वीडियो में जतिन के सामने एक जोकर था जो उससे बात कर रहा था। हेलो जतिन, बोलो क्या बात है? उसने मुझे धोखा दे दिया। किसने जतिन? मेरी गर्लफ्रेंड ने। हम 8 साल से रिलेशनशिप में थे। मैंने तो उससे शादी करने का भी फैसला लिया था, पर उस कमीनी ने मुझे धोखा दे दिया। कैसा धोखा? कल मैंने उसे मेरे ही बेस्ट फ्रेंड की गोद में बैठा हुआ देखा। मेरा तो मन कर रहा है कि दोनों का खून कर दूं। रिलैक्स जतिन, जो उन दोनों ने किया वो गलत है, पर अब जो तुम सोच रहे हो वो भी गलत है। महेश ने जतिन की स्क्रीन पर एक हिप्नोटाइजिंग एनिमेशन लगा दिया और जो बातें महेश बोल रहा था वो सब जतिन एक्सेप्ट कर रहा था। कुछ देर बाद जतिन शांत हो गया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है जतिन? बहुत अच्छा। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसका क्या? उसका वो देखे, मुझे तो बस अब अपनी लाइफ में फोकस करना है। थैंक यू जोकर, थैंक यू वेरी मच। योर वेलकम।
महेश बहुत खुश था कि उसने किसी की मदद की। इसके बाद महेश ने कई और क्लाइंट्स को वीडियो कॉल करके उनकी मदद की, पर जल्द ही महेश इस काम से उब चुका था। वो कुछ अलग करना चाहता था। रात के लगभग 3 बजे थे। महेश को नींद आ रही थी, पर तभी उसे एक मैसेज आया सोनल का। सोनल एक 18 साल की लड़की थी। मैसेज में लिखा था कि उसे हेल्प चाहिए। वो बहुत डरी हुई है। महेश यानी जोकर ने सोनल को कॉल लगाया, पर जोकर को देखकर सोनल और डर गई। कौन हो तुम? मैं जोकर हूँ। तुमने मुझसे मदद मांगी थी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी मदद करूँगा। नहीं। सोनल बार बार कॉल कट कर रही थी। जोकर उसे कॉल लगाए जा रहा था। महेश को बहुत मजा आ रहा था सोनल को डराने में। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। लोग मेरी वॉइस से डर भी सकते हैं। सोनल ने वीडियो कॉल उठा लिया। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज। महेश को अच्छा लग रहा था कि सोनल उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। महेश ने कॉल कट कर दिया और हंसने लगा। ये हुई ना बात। अब से महेश बीच बीच में लोगों को डराया करता। लोगों को डराने से महेश को बहुत मजा आता था। इस बीच एक संडे को महेश अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से मिलने गया। संध्या का मूड कुछ ठीक नहीं था। क्या हुआ? ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, मैं बस बहुत बोर हो गई हूँ और अपनी सहेलियों के साथ एक ट्रिप पर जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मजे से जाओ और मस्त घूमना। महेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो संध्या को बहुत कम टाइम दे रहा है और धीरे धीरे संध्या उससे दूर होती जा रही है। महेश के सर पे तो बस अपनी नई जॉब का सुरूर चढ़ा था, और कैसे नहीं होता। उसकी सैलरी जो 3 गुना हो चुकी थी। एक और हफ्ता बीत गया। महेश और संध्या बस फोन पे ही बातें करते थे। संध्या ट्रिप पर भी चली गई थी, पर सहेलियों के साथ नहीं, बल्कि एक लड़के के साथ। ट्रिप से लौटने के बाद संध्या गिल्ट में थी। वो महेश को सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी, पर महेश। संध्या, तुम्हारी ट्रिप अच्छी थी ना? अच्छा सुनो, अगले कुछ दिन मैं बहुत बिजी रहूंगा। तुम बुरा मत मानना, ओके? ये सुनकर संध्या ने महेश को कुछ नहीं बोला, बस अपना बैग उठाकर चली गई। महेश को संध्या का ये बर्ताव खटक रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो संध्या उससे इग्नोर कर रही है। और तभी महेश के इंस्टाग्राम जोकर अकाउंट पर संध्या का मैसेज आया। संध्या का मैसेज देखकर महेश थोड़ा हैरान था। महेश ने वीडियो कॉल कनेक्ट किया। संध्या जोकर से बात कर रही थी। हेलो जोकर। हेलो संध्या, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझसे एक गलती हो गई है और मुझे गिल्टी फील हो रहा है। कैसी गलती संध्या? मैं महेश को पिछले 5 साल से डेट कर रही हूँ। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर पिछले कुछ महीनों से वो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। ओके डन। फिर लास्ट वीक मैं एक ट्रिप पर गई थी। मैंने महेश को कहा था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, पर एक्चुअली में मैं उस ट्रिप पे एक लड़के के साथ गई थी और हमारे बीच में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं इस लड़के को बहुत पसंद करती हूँ और महेश के साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये बात जोकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। महेश को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रंगरलिया मना रही थी। वो आग बबूला हो रहा था और उसने बदला लेने की ठान ली। जोकर ने संध्या के सामने हिप्नोटाइजिंग स्क्रीन शुरू कर दी। संध्या, अब से मैं जो भी बोलूंगा तुम सब मानोगी। हाँ। तुम जिस लड़के के साथ ट्रिप पर गई थी, क्या वो महेश से बेहतर है? हाँ, बहुत बेहतर है। क्या तुम्हें महेश के लिए बुरा लग रहा है? नहीं, बस झिझक है कि उसे कैसे बताऊं। संध्या, जो तुमने किया वो बहुत गलत था। वो धोखा था, धोखा। महेश ने तुम पर विश्वास किया और तुमने उसी का विश्वास तोड़ दिया। हाँ, मैंने विश्वास तोड़ा है।
विश्वासघात की तुम्हें सजा मिलेगी। वो तुम्हें मार देगा। संध्या को अपने कमरे में दिखने लगा। ये संध्या का भ्रम था। महेश के हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और महेश उस चाकू से संध्या को मारने आ रहा था। मुझे माफ कर दो महेश, माफ कर दो मुझे। महेश से बचने के लिए संध्या घर से बाहर निकली और टेरेस की ओर चल पड़ी। महेश चाकू लेकर उसका पीछा करते हुए टेरेस पर पहुंच गया। जब उसने टेरेस पर देखा तो वहां कोई नहीं था। कहाँ हो तुम संध्या? मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? जब महेश ने उस बिल्डिंग के टेरेस से झांक कर देखा तो उसे संध्या की लाश ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई दिखी। जब ये बात महेश के बॉस को पता चली तो महेश को तुरंत काम से निकाल दिया गया। अब महेश ने खुद से ही इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बनाया और रात में लोगों को कॉल करके डराने लगा। महेश एक साइको बन चुका था। उसे लोगों को डराकर मारने में बहुत मजा आता था। मैं हूँ इंस्टाग्राम का भूत। आधी रात तक पुल का आधा हिस्सा तैयार हो गया। तभी उन वर्कर्स ने देखा कि पुल के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं। अरे वो लोग कौन है ऊपर? ओए, पीछे हटो, पुल अभी मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर खड़े लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो पांचों घबराकर पुल के ऊपर पहुंचे, लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, हमने तो अभी उन्हें देखा था, है ना? ये कैसे हो सकता है? हम सबने उन्हें देखा था। अब तुम लोगों को समझ आ रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एक बार की बात है, मानकपुर नाम का एक गांव था। वो गांव बाकी गांवों और शहरों से काफी अलग थलग था। उसके अलग होने का कारण थी एक नदी। हालांकि नदी पर अब एक पुल बन चुका था, वरना पहले तो लोग नाव से ही उस नदी को पार किया करते थे, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती थी। अरे तुमने सुना? क्या सुना? वो चंचल सिंह का देहांत हो गया। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये हुआ कैसे? ये नहीं पता, बस हो गया, इसी बात का शुक्र मनाओ। चंचल सिंह उस गांव का सबसे क्रूर इंसान था। ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो उसने ना किया हो। डकैती, अपहरण, हत्याएं और न जाने क्या क्या। सुनने में तो ये भी आया था कि वो काला जादू जानता था और उसी की मदद से वो अपने कामों को अंजाम देता था। इसलिए उसके मरने से पूरे गांव में जश्न का माहौल था। जब उसके अंतिम संस्कार की बारी आई तो लोगों ने उसका अंतिम संस्कार गांव में करने से साफ मना कर दिया। इसीलिए उसको अपना सरदार मानने वाले लोग उसकी अर्थी गांव के बाहर लेकर जाने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पर जैसे ही वो लोग पुल के बीचों बीच पहुँचे, वो पुल टूट गया और वो सब लोग अर्थी लेकर नदी में जा गिरे। सबकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव वाले ये जानकर बहुत खुश हुए कि चंचल सिंह और उसके साथी सब मारे गए। सरकार ने पुल की मरम्मत के लिए 5 मजदूरों को भेजा। लखन, मानव, समय, जीतू और प्रेम। वो लोग नदी के पास पहुँचे तो देखा कि पानी बहुत कम बचा था और ज्यादातर जगह सूखी जमीन दिखाई दे रही थी। लगता है यहाँ कुछ भी साफ करने में देर नहीं लगेगी। आधा काम तो सूखी जमीन ने खुद ही कर दिया है। हाँ, चलो जल्दी से मलबा हटाते हैं। उन्होंने मलबा हटाना शुरू किया। अचानक लखन को मलबे में एक उंगली दिखाई दी। वो चौंक कर चीख उठा। अरे यहाँ एक उंगली है। अरे लखन, इतनी सी चीज से डर गया?
ये उन्हीं में से किसी की होगी जो यहाँ गिरे थे। लखन ने उंगली को नदी में फेंक दिया और सभी मलबा हटाने में जुट गए। जब उन्होंने मलबा हटा लिया तो वो वहाँ की जमीन को समतल करने लगे, लेकिन अचानक लखन को महसूस हुआ जैसे वो जमीन दलदल में बदल गई है और वो उसमें धीरे धीरे धंस रहा है। मुझे बचाओ, मैं फंस रहा हूँ, मैं फंस रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? जमीन तो सही लग रही थी। अरे इस पर से हटो वरना हम सब मारे जाएंगे। इसी तरह वो दलदल से बाहर निकले। उन्हें लगा कि शायद नदी की नमी के कारण ऐसा हुआ होगा। शाम होने लगी थी तो उन्होंने काम बंद कर दिया और वहीं आराम करने लगे। गांव वाले उनके लिए खाना लेकर आए। लो भाई, तुम्हारा खाना लेकर आए हैं। मेहनत करते करते भूख तो लगी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सब लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए, पर तभी लखन को खाने में उंगलियां दिखाई दी। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। अरे यहाँ भी उंगलियां हैं। अरे लखन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चुपचाप खा ले। लखन ने ध्यान से देखा तो वो खाना नॉर्मल था। वो अनमने मन से खाना खाकर सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात को लखन की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे पुल पूरी तरह से बन चुका है और उसके ऊपर से राम नाम सत्य है की आवाज गूंज रही है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? क्या बड़बड़ा रहा है? सो जाना। प्रेम के बोलने से उसकी आंख खुली। वो असल में एक सपना देख रहा था। अगले दिन पुल की मरम्मत का काम दोबारा शुरू हुआ। पांचों ने दलदल में पत्थर भरना शुरू किया ताकि जमीन ठोस बन सके। काम के दौरान लखन ने नोटिस किया कि नदी का पानी और भी सूख चुका था। उसे ये अजीब लगा कि एक दिन में नदी लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। तुम लोगों को इस नदी का सूखना अजीब नहीं लग रहा? तू फालतू बातें मत सोच, काम कर काम। सभी दिन भर काम में लगे रहे। इस बीच लखन को बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे ओ लखन, ध्यान कहाँ है तेरा? काम जल्दी खत्म करना है। पता नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तेरा अगर काम करने का मन नहीं है तो घर चला जा। लखन वापस काम में लग गया। काम करते करते रात हो गई। तभी लखन को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए पुल के पिलर्स के पास पहुंचा। आवाज वहीं से आ रही थी, जैसे किसी की कराहती हुई चीखें अंदर बंद हो। लखन ने पिलर को छुआ तो उसमें अचानक एक दरवाजा प्रकट हो गया। ये दरवाजा खम्भे में कैसे? दरवाजा खुलते ही सामने लाशों का ढेर दिखाई दिया। लखन जोर से चीखा। उसकी चीख सुनकर बाकी चारों भागते हुए उसके पास पहुँचे और उसे हिलाकर होश में लाने लगे। क्या हुआ लखन? वो दरवाजे में लाशें थी, बहुत सारी लाशें। तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है भाई, तू सचमुच घर चला जा। सभी ने लखन को नजरअंदाज कर दिया और वापस काम में जुट गए। आधी रात तक पुल का आधा हिस्सा तैयार हो गया। तभी उन्होंने देखा कि पुल के ऊपर कुछ लोग खड़े थे। अरे वो लोग कौन है ऊपर? ओए पीछे हटो, पुल अभी मजबूत नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर खड़े लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो पांचों घबराकर पुल के ऊपर पहुँचे, लेकिन ये क्या, वहाँ तो कोई नहीं था। पहली बार बाकी चारों को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, हमने तो अभी उन्हें देखा था ना, है ना? ये सब कैसे हो सकता है? हम सबने उन्हें देखा था। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। सभी के चेहरे डर से लाल पड़ने लगे। सबको लगने लगा कि शायद पुल के साथ कुछ बहुत गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। तभी अचानक पुल जोर से हिलने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? पुल हिल क्यों रहा है? जल्दी पीछे हटो।
भागो यहाँ से। सभी घबराते हुए पीछे की ओर भागने लगे। पुल की दरारें और गहरी होती जा रही थी। कुछ ही पलों में पुल धड़धड़ा कर नीचे गिर गया। सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। ये अचानक गिर कैसे गया? भाई, मुझे लगता है ये पुल मनहूस है। कल ठेकेदार को सब कुछ बता देंगे। अभी कोई काम करने का फायदा नहीं है। चलो सो जाते हैं। सबकी हिम्मत टूट चुकी थी। वे सभी वहीं जमीन पर लेट गए और नींद के आगोश में समा गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पुल पूरी तरह से बन चुका था। वहाँ गांव के लोग खुशी से इकट्ठा हो गए थे और उनका आभार प्रकट कर रहे थे। पांचों के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि रात में जो टूटा था वो अचानक बन कैसे गया। ये पुल कब बना? रात में तो ये गिर गया था ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल हमने देखा था कि पुल गिर गया था, फिर ये कैसे खड़ा है? इससे पहले कि कुछ और अजीब हो, यहाँ से चलो। वो पांचों वर्कर्स वहाँ से चल दिए और गांव वाले पुल पर चढ़कर उत्सव मनाने लगे। वे सभी खुशी में झूम रहे थे। वो वर्कर्स अभी वो नदी पार करके जरा ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ये क्या था? इतनी जोर से धमाका हुआ। पीछे मुड़कर देखो, पुल। पांचों ने पीछे मुड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गए। पुल पूरी तरह से ढह गया था और उसके नीचे सभी गांव वाले दब चुके थे। हे भगवान, हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? लखन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गई और उसे मिर्गी जैसा दौरा पड़ने लगा। उसके दोस्तों ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो धीरे धीरे होश खोने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और फिर जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अस्पताल के कमरे में पाया। उसे अपने हाथ में किसी चीज की पकड़ महसूस हुई। उसने ध्यान से देखा तो उसकी मुट्ठी में किसी की उंगली थी। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हें जब 3 दिन पहले यहाँ लाया गया था, तब से तुम कोमा में थे। तुम्हारी मुट्ठी में ये उंगली थी। हमने बहुत कोशिश की पर ये उंगली तुमसे अलग नहीं हो सकी। किसकी उंगली है ये? ये उंगली चंचल सिंह की है। तुम अपने काम के पहले ही दिन इस उंगली को छूते ही कोमा में चले गए थे। लखन की सांसें थम गई। उसने एक झटके से उस उंगली को दूर फेंक दिया और वो उंगली अचानक गायब हो गई।